हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले बीएसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे आदि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? रावी नदी, घाघरा नदी, यमुना नदी या सतलज नदी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इंदिरा गांधी नहर को जो है सतलज नदी से जल मिलता है। ऑप्शन नंबर डी एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है यमुना नहर, पूर्वी कोसी नहर, इंदिरा गांधी नहर या त्रिवेणी नहर? तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है साथियों कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? मयूराक्षी नदी से, गंडक नदी से, गंगा नदी से या कोसी नदी से? तो साथियों त्रिवेणी नहर में जो है पानी जो आती है वह गंडक नदी से आती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यानी आपको बताना है साथियों कि राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत परियोजना है यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कि राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान राज्य में स्थित है और यह चंबल नदी पर है। इसे भी याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है कि राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी में है? तो चंबल नदी में है। यदि आपसे पूछ ले साथियों कि किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। यदि आपसे पूछे साथियों कि राणा प्रताप सागर विद्युत परियोजना की ऊंचाई कितनी है, तो 54 मीटर इसकी ऊंचाई जो है यह 54 मीटर है और 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाई लगाई गई है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाई लगाई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि धन विधेयक जो है वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। साथियों धन विधेयक जो है वह सिर्फ के लोकसभा में पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान में धन विधेयक जो है वह अनुच्छेद नंबर 110 में है। अनुच्छेद नंबर 110 धन विधेयक से संबंधित है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करा है कि बिहार के किस जिले में अवरक का भंडार है? तो साथियों ऑप्शन ए है रोहतास, बी है पटना, सी है गया और डी है किशनगंज। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इन 4 जिलों में अवरक का जो भंडार है वो गया जिला में है। याद रखेंगे गया जिला में है। हाल ही में इसका नाम गयाजी कर दिया गया है। याद रखेंगे कि गया जिला का नाम हाल ही में गयाजी कर दिया गया है। और बिहार में सबसे अधिक अवरक जो है वह नवादा जिला में मिलता है। याद रखेंगे सबसे अधिक अवरक का भंडार नवादा जिला में है। और किशनगंज में साथियों सबसे अधिक वर्षा होती है। यदि आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप लोग बताएंगे मासिनराम में।
मेघालय के मासिनराम में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है और बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिला में होता है और सबसे ज़्यादा गर्म तथा ठंडा गया जिला में होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इसका उत्तर होगा साथियों कि मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है कि मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को साथियों वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे यदि आपसे पूछ ले कि किसकी सिफारिश पर इसे जोड़ा गया तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और यदि पूछा जाए कि कब जोड़ा गया था तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा किस तिथि को प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि 1 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया गया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के द्वारा। निर्मला सीतारामन साथियों अब तक 9 बार जो है वित्त जो है साथियों पेश किया है बजट को, अब तक 9 बार। ध्यान रखेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अब तक 9 बार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि केंद्रीय बजट 2026-27 कितने कर्तव्यों पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा कि केंद्रीय बजट 2026-27 जो है वह 3 कर्तव्यों पर आधारित है। 3 कर्तव्य जो है साथियों वह है विकास को गति देना और बनाए रखना। पहला कर्तव्य है कि विकास को गति देना और बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है क्षमताओं का निर्माण और आकांक्षाओं की पूर्ति करना तथा तीसरा कर्तव्य है सभी के लिए समावेशी अवसरों का विस्तार। साथियों इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये प्रश्न जो हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। ध्यान रखिएगा आपको कहीं ना कहीं इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है सेरिबेलम, थैलेमस, मेडुला या हाइपोथैलेमस। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि शरीर का जो तापमान नियंत्रित करता है वह हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावित होता है, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के या विटामिन बी। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि रक्त के थक्के बनने में प्रभावित होने वाला विटामिन विटामिन के है। ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। साथियों विटामिन के जो खोजकर्ता थे वो फंक थे। याद रखेंगे विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है, याद रखेंगे साथियों। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का रहा है एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा या राखीगढ़ी। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है। और साथियों हड़प्पा सभ्यता का लोथल जो था वो एक बंदरगाह नगर था। याद रखेंगे यह बंदरगाह नगर है और यह हड़प्पा सभ्यता में गुजरात में स्थित है। गुजरात में लोथल जो है स्थित है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों यहाँ आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है, दुर्गापुर, जमशेदपुर, बोकारो
या पटना? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि भारत का पीटर बक्स जो है वह जमशेदपुर कहलाता है। 1907 ईस्वी में यहाँ टाटा कंपनी की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 15 का रहा है यहाँ आपसे कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस? तो साथियों सौर भट्टी में जो प्रयुक्त होता है वह अवतल दर्पण होता है। प्रश्न नंबर बी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 का रहा है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा? तो साथियों पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो लिया जाता है वह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है कि राज्य सरकार के द्वारा पंचायत के चुनाव को कराने के लिए निर्णय लिया जाता है। साथियों हमारे यहाँ अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ध्यान रखेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई थी। ध्यान रखेंगे राजस्थान राज्य से ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया और प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 का रहा है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या नाभिक? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो है वह नाभिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? क्षय रोग, पोलियो, मलेरिया या इनमें से सभी? तो साथियों आप लोगों को पता है कि पोलियो नामक जो रोग होती है वह वायरस के कारण होती है और मलेरिया नामक रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा कि क्षय रोग जो है वह बैक्टीरिया के कारण होता है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षय रोग बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। पोलियो जो है वह वायरस के द्वारा होता है और मलेरिया जो है वह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 19 करा है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? जीवाश्म की, चट्टान की, भवन की या पर्वत का? तो इसका सही उत्तर है कि रेडियो कार्बन विधि के द्वारा जो है जीवाश्म की जो आयु ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 करा है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व रक्तदान दिवस जो मनाया जाता है आप लोग जरूर याद रखेंगे 14 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। साथियों 7 अप्रैल जो है इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। और 17 अप्रैल को साथियों विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। दूर संचार दिवस यानी 17 अप्रैल को विश्व दूर संचार दिवस और 21 जून को विश्व योग दिवस। इन चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे और इन चारों प्रश्नों को याद रखेंगे कि विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल विश्व दूरसंचार दिवस और 21 जून विश्व योग दिवस। अगला प्रश्न है 21। प्रश्न नंबर 21 करा है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या शिवाजी ने? तो साथियों अष्टप्रधान का जो गठन किया था वो शिवाजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी शिवाजी का राज्याभिषेक जो है साथियों वह 1674 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 22 करा है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों 1922 में
गया में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो CR दास थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 का कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी, श्रीमती इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो आशापूर्णा देवी थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।